लेट्स इंस्पायर बिहार एक 3 शब्द है जिसका उद्घोष कुछ समय ही पूर्व हुआ, लेकिन आज वो एक सुनामी की तरह से सारे बिहार में युवा शक्ति को प्रेरित करने के लिए चारों तरफ फैला हुआ है। चुका है, समस्तीपुर शुरू हो चुका है, जमुई शुरू हो चुका है, और जिस तरह से सर का दौरा हो रहा है, 19 जिलों का उन्होंने दौरा कर लिया है और अभी 38 जिले जा रहे हैं। मुझे लगता है हर जिले में यह संकल्पम 40 शुरू होने जा रहा है, और सिर्फ ये 40 तो एक अभी शुरुआत है। अगले वर्ष हो सकता है ये 40 हम 400 के रूप में देखना चाहेंगे, और फिर 4000, और फिर हर ब्लॉक में ये सिलसिला शुरू होने वाला है। पूरे बिहार को एक सूत्र में बांधकर विभिन्न जातियों को के भेदभाव को भूलकर एक समतामूलक समाज को स्थापित कर, जो बिहार का गौरव था और आज भी है, शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में किस तरह से हम सबों को साथ लेकर के एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं और पूरे राष्ट्र का विकास कर सकते हैं, उसके लिए आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बिहार यानी गौरवशाली इतिहास की गाथा। बिहार यानी कला और संस्कृति की कहानी। बिहार यानी परंपरा और संस्कार की सुगंध इसके कण-कण में है। मां जानकी, महावीर और बुद्ध के संस्कार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। विक्रमशिला तृप्त हो जाए, नालंदा फिर दीप जलाए। विश्वगुरु बन जाए, फिर से विश्वगुरु बन जाए। सपना हो साकार चले हम प्रेरित करें बिहार। सपना हो साकार चले हम प्रेरित करें बिहार। ना झुकमत मेरी ना से, हाँ झुकमत मेरी हाँ से। अपने पौराणिक जो क्लिष्टता आ गई है हम लोगों में आपस में, इसको जब तक नहीं छोड़ेंगे ये संभव नहीं है। और सर एक प्रेरणा के स्रोत हैं, इस प्रेरणा को अंगीकार करते हुए हम आगे की ओर बढ़ें, इसी के लिए आप लोगों का आह्वान करता हूं। सर के साथ धन्यवाद। लेट्स इंस्पायर बिहार का एक नींव रखा, आज वो नींव पूरे बिहार में मुहिम बन चुका है। वो आपके बल पे है। इन्होंने जो सोचा है, सोच इनकी जरूर है, मगर ये पूरा तभी होगा जो हम यहाँ बैठे एक एक युवा, एक एक अभिभावक इस मुहिम को और तेज करें, जोड़ें। ये है क्या बिहार? लेट्स इंस्पायर बिहार खुद बताता है कि युवा अगर हमारा, आने वाला युवा अगर हमारा नया रास्ता, नई ऊर्जा और नई ताकत से स्थापित होने लगे तो बिहार अपने आप में कीर्तिमान, और इस लेट्स इंस्पायर बिहार का मकसद, विकास सर का मकसद पूरा हो जाएगा। इंस्पायर बिहार जो एक इतनी बड़ी मुहिम के साथ हमारे बीच आया है,
और सच में युवा शक्तियों को ये शक्ति जो आप देने का संकल्प लेकर चल पड़े हैं, ये निश्चय ही एक बहुत ही अच्छी दिशा पकड़ेगा। क्योंकि आज मातृ दिवस है और कितनी माएँ जब फिनेंशियल कंडीशन से गुजरती हैं और उनके बच्चों का सपना पूरा नहीं हो पाता है, तब उस दर्द को आपने समझा और इतनी बड़ी संवेदनशीलता दिखाई और आज ऐसे बच्चों का सपना पूरा होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका हम सब कर्तव्य से स्वागत करते हैं कि आपके जैसे कई लोग समाज में आए, क्योंकि आप अपने आप में ही बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। तो हम सब इससे प्रेरणा लेते हुए आगे जो भी होगा और जो भी हमारे सहयोग की जहाँ ज़रूरत होगी, हम सब खड़े हैं और आगे इसके साथ आपकी यात्रा के साथ आपकी यात्रा ऐसे ही प्रशस्त हो, इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आओ बिहार को प्रेरित करें को लेकर जो मुहिम भैया ने शुरू किया है, मैं बस यही कहना चाहूँगी, सारे युवा वर्ग, सारे बच्चे मिलके हम इस मुहिम को उस मुकाम पे पहुँचाएं जहाँ एक इतिहास कायम हो। और हमारा बिहार वैसे भी हर जगह अव्वल माना जाता है, तो भैया का ये मुहिम जो है वो और भी ऊंचाई छुए, इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं भैया को देती हूँ। और हमसे जो भी बन पड़ेगा, जहाँ भी प्रयास होगा, मैं वो करने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद। सोचने की बात है कि हमारे जैसे ही 24 घंटे सर के पास भी हैं, हमारे जैसे ही हाथ, आंखें, वही दिमाग, लेकिन सिर्फ ऊर्जा, सर ने कहा कि ऊर्जा का इस्तेमाल गलत दिशा में होने से शायद हम भटक जाते हैं। तो मैं यही आह्वान करना चाहूँगी कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ स्वयं की जिम्मेदारी ईमानदार रूप से लीजिए, ये बिहार जरूर प्रेरित होगा। धन्यवाद। एक परिपाटी रही है कि कोई मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है तो उनके बारे में कुछ बोला जाता है। ये परिपाटी बनी हुई है, उस परिपाटी का पालन करना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन उनके बारे में बोलना सूरज को दिया दिखाने के समान है। लेकिन परिपाटी है तो बोलेंगे, कुछ तो कुछ बोलेंगे ही उनके बारे में। एक्चुअली विकास वैभव जी का परिचय का कोई मोहताज नहीं है। इन्होंने यह कर दिखाया है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यह दुष्यंत की पंक्तियाँ इन पे चरितार्थ होती हैं। इन्होंने एक अकेले एक मुहिम शुरू करने के लिए एक संकल्प लिया और आज ये मुहिम जो है वो आज हमारे सामने दिख रही है कि ये मुहिम कितनी बड़ी चली है। हमारे ये बीच है ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर। आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री विकास वैभव जी को कि आप कृपया मंच पे आएं। बिहार के भागलपुर अध्याय द्वारा आयोजित इस युवा संवाद कार्यक्रम में सबसे पहले यशस्वी पूर्वजों की भूमि दानवीर कर्ण की भूमि, प्राचीन चंपा की जिसमें प्रेरणा समाहित हो वैसी भूमि, जिस भूमि से आचार्य को आमंत्रित करने के लिए हर तिब्बतवासी ने कभी अपने अपने घर से सोना दान दिया हो, वैसे विक्रमशिला की भूमि, अंग की भूमि को मैं शत शत नमन करता हूँ। यहाँ आने से पहले उनसे मिलने का अवसर मिला। 39 विद्यार्थियों में से 15 चयनित हुए जिन्हें निःशुल्क भोजन आवासन सहित प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके अतिरिक्त 100 ऐसे विद्यार्थी भी चयनित हो रहे हैं, जिनमें से करीब 35 चयनित हो चुके हैं, जिन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। अब अभियान की परिकल्पना बाकी विषयों से पहले अभियान की परिकल्पना मेरे मन में कैसे जगी, लोगों ने कुछ वीडियो भी देखा होगा। चंपा की भूमि, चंपा की भूमि का संदेश क्या है? चंपा की भूमि का यदि संदेश हमने आत्मसात कर लिया और ग्रहण करके आगे बढ़ने लगे
तो अभी बात हो रही थी भागलपुर को सर्वश्रेष्ठ नगर के रूप में लोग जानेंगे, बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में जानेंगे। तो सुनने में हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो बड़ा असहज कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि भागलपुर को हम स्थिति हम भी अवगत हैं, किस प्रकार के लोग हैं उससे भी अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर अजय बोल रहे थे और इस प्रकार से संबोधित कर रहे थे तो मन में एक बार जिज्ञासा तो भी होती है, इच्छा भी होती है कि होना तो चाहिए, लेकिन एक संदेह, एक शंका मन में तुरंत जन्म लेती है कि भला ऐसा संभव कैसे हो। लेकिन इसी शंका को जिस दिन हम मिटाकर प्रयास करने लगेंगे, निश्चित वह दिन दूर नहीं जब अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। कारण क्या है? कारण है क्योंकि कभी पूर्व में ऐसा संभव था। इसी भूमि ने देखा है उस समय जब आज की भांति मार्ग नहीं थे, संचार के ऐसे माध्यम नहीं थे। आज इतने बड़े सभागार में हम लोग बात कर पा रहे हैं। कुछ समय के लिए बिजली चली गई तो वह बहुत स्थिति हो जाती है, लोगों में शांति नहीं रह जाती है। लेकिन उस प्राचीन काल में जब संचार के वैसे माध्यम नहीं थे, सूचना के तंत्र इतने विकसित नहीं थे, क्या प्रेरणा थी, क्या उद्यमिता थी जो सुदूर देशों से लोगों को शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए विवश करती थी इस ओर आए। चंपा को यदि बौद्ध ग्रंथों को पढ़ेंगे तो विश्व का पहला नगर कहा गया। बौद्ध ग्रंथों की दृष्टि में यदि देखेंगे तो कुछ ना कुछ बात तो रही होगी जिसने इसको नगर का रूप दिया हो, जिसके कारण विश्व का पहला नगर इसको कहा गया। और यदि उस पर चिंतन करते हैं कि क्या केवल बात लिखी गई थी, सत्य क्या था? सत्य में भी संदेह तब नहीं होता जब स्वयं भगवान बुद्ध को हम लोग कहते हुए पाते हैं। जब कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की अवस्था में थे, उस समय अपने शिष्य आनंद से उन्होंने कहा कि देखो, इस पूरी जीवन रूपी यात्रा में अब महापरिनिर्वाण का समय आ गया, लेकिन काश कैसा रहा होता कि ऐसे छोटे स्थान पर हम नहीं रहे होते, या तो कौशाम्बी में रहते, श्रावस्ती में रहते, काशी में रहते, राजगीर में रहते या चंपा में रहते। क्योंकि भगवान बुद्ध चंपापुर में आए थे, निश्चित ऐसा प्रभाव उनके मन पर इस नगर को देखकर पड़ा होगा कि अपने महापरिनिर्वाण के समय भी उन्हें चंपा का स्मरण आ रहा। निश्चित ही हर क्षेत्रवासी के लिए यह गौरव का विषय तब हो जाता है जिसका वर्णन स्वयं भगवान बुद्ध ने तो किया ही किया। हर वियतनाम वासी ने ऐसी प्रेरणा ग्रहण की कि 1500 वर्षों तक यदि विश्व के किसी भी इतिहास की पुस्तक को उठा लेंगे, दूसरी शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी ईस्वी तक पूरा वियतनाम चंपा के नाम से ही जाना जाता था। ज्ञान का विकास यदि उसकी बात करें तो विक्रमशिला का स्मरण तो हम लोग सभी लोग करते हैं, गौरवान्वित होते हैं, लेकिन विक्रमशिला को मंथन कितने लोग करते हैं? क्या प्रेरणा रही होगी जब हम लोगों ने प्रारंभ में मैंने कहा हर तिब्बत वासी ने अपने घर से सोना दान दिया। कहानी बड़ी रोचक है, कितने लोग सुने इस कहानी? कितने लोग इस कहानी को सुन चुके हैं? इतिहासकार पारिजात जी बैठे हैं, सुने होंगे, लेकिन पढ़े भी होंगे। कितने लोग इस कहानी को सुने हैं? यदि नहीं सुने हैं, इसी दायित्व के लिए इस कहानी को भागलपुर के हर व्यक्ति को सुनाना है। 1000 वर्ष पुरानी बात है, और पुरानी बात नहीं है। 1000 वर्ष बिहार के इतिहास में, भारत के इतिहास में बहुत मायने नहीं रखता होगा, बहुत प्राचीन भूमि रही है, लेकिन करीब 1000 वर्ष पूर्व ही पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था, जो भी दे सकते थे।
अपने शासक उस समय के तिब्बत नरेश राजा लाल लामा के आह्वान पर। उद्देश्य यह था कि तिब्बत में एक प्रकार की भ्रांति प्रसारित होती जा रही थी जिससे लोग दिशा विहीन होते जा रहे थे और सही मार्ग क्या है दिखाने वाला कोई नहीं था। इससे विचलित होकर उस समय तिब्बत नरेश को लगा कि एक मंडली विक्रमशिला भेजनी चाहिए जो वहां से किसी आचार्य को आमंत्रित कर तिब्बत लाए। विक्रमशिला की ऐसी ख्याति थी हिमालय के उस पार भी जब ज्ञान की बात होती तो लोग चाहते थे कि विक्रमशिला से कोई यदि आ जाए तो इस पूरे क्षेत्र में जो भ्रांतियां हैं मिटेंगी, ज्ञान का प्रकाश प्रसारित होगा। विक्रमशिला आना आसान तो था नहीं, और इतनी दूर यदि भेजना हो वैसे भेजे कैसे। मन में उनके भी संदेह, विक्रमशिला का संदेश क्या है तो पता ही नहीं था। उन्हें लगा कि यदि बहुत बड़ी धनराशि देकर भेजेंगे तो हो सकता है वहां के आचार्य जहाँ पर विश्व भर से लोग आते हो उनके मन में प्रेरणा जगे कि तिब्बत तक आने का आमंत्रण स्वीकार कर लें। लेकिन पूरे तिब्बत वासियों का स्वर्ण लेकर जब वहां से मंडली आई, विक्रमशिला तक आने की उनकी यात्रा भी बड़ी कठिन रही। किस प्रकार नौकाओं को उन्होंने पार किया, किस प्रकार हिमालय के ठंडे रास्तों से आए। थके हुए जब विक्रमशिला पहुंचे उन्होंने निवेदन किया कि हमारे नरेश ने यहाँ से किसी आचार्य को आमंत्रित किया है, लेकिन आचार्यों को बड़ा दुष्कर लगा कि तिब्बत जाना तो बिल्कुल ही अनुचित है। जिनको आवश्यकता है तो लोग आते ही हैं, यहाँ भी अध्ययन करते हैं। भला यहाँ से किसी आचार्य को क्यों भेजें। इतने कठिन परिस्थिति में जब जाएंगे तो जीवन के जो वर्ष बचे हैं उनमें भी कमी आ जाएगी। हम तो तिब्बत के लिए बने ही नहीं, हम तो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस प्रकार की बातचीत हुई होगी और उसके बाद जो निमंत्रण था विक्रमशिला के आचार्यों ने कहा कि हमें स्वर्ण की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए तो हमने कभी परिकल्पना ही नहीं की थी। आप कृपया अपने नरेश को जाकर बता दें कि अभी यहाँ से किसी आचार्य को भेज नहीं सकते। अब ये सुनकर निराश मंडली जब वापस तिब्बत गई, तिब्बत नरेश भी बड़े निराश हुए। पूरी बात के समझ में आई नहीं कि ऐसा क्यों हुआ कि विक्रमशिला से कोई आए नहीं। तब तिब्बत नरेश को लगा कि शायद धनराशि भेजी गई थी वो कम पड़ गई, इसीलिए आचार्य नहीं आए। और वो चिंतन करने लगे कि भाई इसमें और धनराशि कैसे लाई जाए। तिब्बत के लोगों से तो जो मिलना था मिल चुका है। मंथन करते करते उन्हें लगा यदि कोई सोने की नई खदान मिल जाए, हो सकता है उसको इतना स्वर्ण होगा कि यदि इस बार भेजेंगे तो स्वीकार्यता जरूर हो। खदान की खोज में चलते रहे। हिमालय के दक्षिण जब पहुंचने लगे अपने क्षेत्र में, एक खदान की जानकारी मिली। खोजते खोजते नेपाल चले गए और नेपाल के शासकों के द्वारा उस समय के तिब्बत नरेश को बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाने के बाद नेपाल के शासकों को जब पता चला कि ऐसी एक स्वर्ण की राशि तिब्बत में जमा है जिसमें हर तिब्बतवासी ने योगदान दिया है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उन्होंने शर्त रखी कि जब तक उस राशि को आप नेपाल के शासकों को सुपुर्द नहीं करेंगे तिब्बत नरेश को मुक्त नहीं करेंगे। अब ये खबर जब तिब्बत में गई, तिब्बत नरेश के जो पुत्र थे बड़े विचलित हुए, नेपाल की ओर आए। पिता से उन्होंने संवाद स्थापित किया और पूछा कि जो राशि है क्या उन्हें तिब्बत से हम लोग नेपाल के शासकों को दे दें। तब तिब्बत नरेश ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरी जीवन रूपी यात्रा लगभग पूर्ण हो चुकी है, जो अवस्था है उससे बहुत वर्ष बचे नहीं है। इतनी बड़ी राशि जिसका उद्देश्य ज्ञान था, उसको यदि तुम मेरे लिए व्यर्थ करोगे तो कहीं से भी सार्थक नहीं होगा। तब उन्होंने कहा उसी राशि को पुनः मंडली के साथ विक्रमशिला भेजो और वहां के आचार्यों को बताओ कि उनके अस्वीकार करने के कारण तिब्बत नरेश की भी क्या दुर्दशा हो गई है। मंडली फिर आई। तब उन लोगों ने जब आचार्यों को बताया कि आपके कारण तिब्बत नरेश बंदी बना लिए गए, तब आचार्यों को लगा कि वास्तव में तिब्बती चाहते हैं कि यहाँ से कोई वहां जाए। जितने भी कारण थे उसको चिंतन करते हुए तब उन लोगों ने 3 वर्ष का समय लिया। 3 वर्षों में हम लोग तैयारी करके सोचेंगे फिर जाएंगे।
3 वर्ष तक तिब्बत की पूरी मंडली, यही विक्रमशिला में आप जाते हैं, तिब्बतियों का जो आवास है उसके चिन्ह अवशेष मिलते हैं, तिब्बतन मोनेस्ट्री हम लोग कहते हैं, वहीं पर रहे। 3 वर्षों के बाद पैदल यहाँ से आते श्री तीर्थंकर श्री ज्ञान चलकर जब आचार्य तिब्बत गए तो उन्होंने उस बीज का बीजारोपण किया, जिसकी यदि प्रतिमूर्ति कहें तो आज शायद विक्रमशिला के आसपास तो नहीं है, क्षेत्र में उस प्रकार का ज्ञान विलुप्त हो गया है, लेकिन जिस श्रद्धा के साथ जीवन यापन में हर क्षण में उसका हर तिब्बती जीता जागता प्रमाण है। उस ज्ञान के प्रकाश को कभी विक्रमशिला ने उत्पन्न किया, जिसकी ख्याति इस प्रकार की स्थिति थी कि हर व्यक्ति स्वर्ण देने के लिए विवश था, आमंत्रित करने के लिए राजा भी बंदी बना दिया जाता था। अपवाद की भूमि बिहार सकारात्मक प्रयास रहने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले लोगों की भूमि रही। यही कारण था कि जब पूरे विश्व में इस प्रकार की परंपरा बनी कि कोई व्यक्ति शासन तभी कर सकता है जब किसी विशेष वर्ग से हो। लगभग पूरे विश्व की यही कहानी थी। रूलिंग क्लास थी जिसमें कि जो शासक होता उसका पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा, ऐसी परंपरा भी पूरे विश्व में मानी जाती थी। और जो शासक वर्ग था लगभग हर देश में अलग अलग नामों से, भारत में किसी जाति के नाम से, किसी वर्ण के नाम से चिन्हित था। और किसी भी स्थापित व्यवस्था को चुनौती देना आसान नहीं होता। हर व्यक्ति चाहता है कि स्थिति जैसी वो यथावत बनी रहे, लेकिन इस भूमि में ऐसी परिकल्पना तब भी जागृत होती थी कि स्थितियों में परिवर्तन होना चाहिए यदि सकारात्मक हो। इसी कारण से पूरे उत्तर बिहार में, जिस तरह पूरे विश्व में कभी कल्पना नहीं थी कि शासक वर्ग के अतिरिक्त कोई व्यक्ति भी शासन कर सकता है, ये कल्पना न केवल जगी बल्कि साकार रूप में लोगों ने सिद्ध किया कि कोई व्यक्ति भी शासक बन सकता है और शासक का चयन भी किया जा सकता है, जन्म लेना आवश्यक नहीं। शासक के गुणों के कारण, उसके गुण क्या है इसके कारण हम मिलकर शासक का चयन कर सकते हैं। ये भावना, इस भावना ने जब जन्म दिया उत्तर बिहार के उस क्षेत्र में जहां उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कौशिकी और पश्चिम में नारायणी गंडक थी, वज्जी महाजनपद के रूप में हमने पाया कि 7,707 गणराजा चुने जाते थे, जो प्रतिवर्ष वैशाली के संथागार में बैठकर अपने गणाधिपति का चयन करते थे। कोई माइक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 7,707 व्यक्ति यदि मिलकर अपने गणाधिपति का चयन कर पा रहे थे, अर्थ बड़ा स्पष्ट है। सहयोग की भावना बड़ी प्रबल थी जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती थी। आज भी एक सभागार में बैठ जाए, 50 लोग हों तो भी आपस में मिलने से पहले मन में जिज्ञासा होती है अमुक व्यक्ति किस जाति का है, पहला भेद मन में उत्पन्न होता है। लेकिन उस वैशाली के संथागार में इस भेद को मिटाते हुए जब 7,707 व्यक्ति बैठते थे तो माइक की आवश्यकता नहीं थी, सर्व सहमति से गणाधिपति और मंत्री परिषद का चयन करते थे। और यही कारण था कि वैशाली की शक्ति इतनी थी, भगवान बुद्ध को भी सबसे प्रिय थी। और जब मगध का विस्तार होने लगा, अनेक महाजनपद पराजित होते गए, लेकिन वैशाली को पराजित करना मगध के लिए आसान नहीं था। वैशाली की सोच बड़ी थी, लेकिन मगध ने कैसे पराजित किया, मगध में क्या क्षमता थी, क्यों मगध का विस्तार हुआ, यदि अखंड भारत का निर्माण हुआ तो मगध में ही क्यों हुआ, मगध से ही क्यों हुआ, बिहार से ही क्यों हुआ। बड़ी सोच की हम लोगों ने बात की, वेदांत की बात की, किस प्रकार भेदभाव नहीं थे इसकी बात की, लेकिन मगध की सोच यदि केवल दार्शनिकों की हो तो सोच पुस्तकों तक सीमित रह जाती है, लेकिन सोच जब समाज की बन जाती है तब विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इस बात को हमने मगध में सिद्ध होते देखा। जिस प्रकार वैशाली के लोगों की कल्पना जगी कि कोई व्यक्ति भी शासन कर सकता है, मगध ने उस शासन व्यवस्था में ही सिद्ध किया कि किसी वर्ग का व्यक्ति भी शासन कर सकता है। और यहाँ तक कि सबसे समाज का जो निम्न वर्ग है उसमें भी यदि क्षमता हो तो शासन उस काल में, जब ऐसी कल्पना कहीं थी ही नहीं, हर समय किसी उस समय के सभी महाजनपदों को देखें तो अपवाद कहाँ मिलता है, या तो वैशाली में मिलता है जहाँ कोई व्यक्ति शासन कर सकता है, उसे चुना जा सकता है, या मगध में मिलता है जहाँ नंदवंश का जब उदय होता है तभी हो सकता है जब सभी समाज के वर्गों ने उसे स्वीकृति दी होगी। और जब सक्षम व्यक्ति शासन करता है
जिसमें गुण हो, यदि वह शासक बन जाए तो वही होगा जो मगध का विस्तार होता चला। पूर्ण ही है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाएगा। इसको समझने के लिए समझे, किसी स्वर्ण के खंड को यदि हम खंडित करें, सोने को हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें, तो जो छोटा भी कण होगा उसमें गुण क्या होंगे? सोने के ही होंगे। तो यदि हम कहते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, कितने लोग सुने हैं? सब लोग सुने हैं। यही तो ऋषि कहते हैं कि जब सोने के टुकड़े को आप खंडित करते हो तो छोटे से कण में भी सोने का गुण होता है। और यदि हम कहते हैं हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का गुण क्या है? क्या गुण है परमात्मा में? असीम, जिसकी कोई क्षमता का वर्णन संभव ही ना हो, जिसमें समस्त सृष्टि को संचालित करने की क्षमता, यही तो परमात्मा में स्थापित है। और यदि इस परमात्मा का अंश किसी व्यक्ति में है, तो जो असीम को खंडित करेंगे, तो गणित के विद्यार्थी तो सभी जानते हैं कि असीम को खंडित करने पर छोटा सा भी जो कण होगा क्या होगा? असीम ही होगा। इन्फिनिटी कैनॉट बी डिवाइडेड, जितना भी आप डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट ही निकलेगा। यदि परमात्मा के गुण इनफाइनाइट हैं, तो यहाँ बैठे हर व्यक्ति में, बिहार के हर व्यक्ति में, भागलपुर के हर व्यक्ति में जो गुण है, जो क्षमता है, असीम है। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि तुम स्वयं को कमजोर समझते हो, दुर्बल समझते हो, तो सबसे बड़ा महापाप। जिस व्यक्ति में पूरे सृष्टि को संचालित करने की क्षमता हो, यदि वो कहता है कि कोई लक्ष्य असाध्य है, उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी हैं। यदि हम किसी परिस्थिति को देखकर विचलित होते हैं, चिंतित होते हैं और सोचते हैं कि इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, तो हमारे मन की सीमा मात्र है उसको, जिसको उल्लंघने की आवश्यकता है। जिस क्षेत्र में कभी पूर्वज विक्रमशिला को स्थापित कर सके थे, चंपा जैसे महानगर को स्थापित कर सके थे, यदि उसके भविष्य के लिए हम चिंतित होते हैं, तो कहीं न कोई सीमा को उल्लंघना होगा। जिस रूप में डॉक्टर अजय ने कहा, निश्चित हमें क्षमता है कि पुनः भागलपुर को सर्वश्रेष्ठ नगर के रूप में हम विकसित कर सकते हैं और ऐसे विश्वविद्यालय भी स्थापित कर सकते हैं जहाँ विश्व भर से लोग आए। हम ही तो थे। किनके पूर्वज जो कर सकते थे जब संसाधन नहीं थे। आज तो संसाधन ऐसे हैं, तब माइक नहीं था, माइक से बात कर पा रहे हैं, लोग फेसबुक लाइव कर रहे हैं, लाखों लोग देखते हैं। जो बात प्रसारित होती है, मन की बात है, मन से निकलती है, निश्चित मन को छूती है। तभी अंशुली प्रेरित पे उन्होंने कहा, जब आपके आह्वान को हम लोगों ने सुना, विचार क्या है जिसमें ऐसी क्षमता हो, यदि क्षमता को सही दिशा में ना लगाए, ऊर्जा को आपस में संघर्ष में लगा दें, ऊर्जा तो व्यर्थ हो जाएगी। एक साधारण रथ को भी 4 पशु मिलकर खींचे और चारों पशु में समन्वय नहीं हो, कोई आगे जाना चाहे, कोई पीछे जाना चाहे, कोई बाएं जाना चाहे, कोई दाहिने जाना चाहे, तो रथ की क्या गति होगी? तब चलेगा क्या? समाज में यदि आपस में संघर्ष करेंगे, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लैंगिक भेद के नाम पर, तो समाज में कहाँ अभिवृद्धि होगी? और बिहार में लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता यदि नहीं होती, तो भला कहाँ संभव होता? अखंड भारत का साम्राज्य तो कहीं बन सकता था, लेकिन बिहार से क्यों बना? जोड़ने की हमें क्षमता थी, ऐसी स्वीकार्यता थी, ऐसी दृष्टि थी जो हर सक्षम व्यक्ति को शासक के रूप में देख सकता था। आज भी अफगानिस्तान जाएंगे तो उनकी भाषा में हम स्पष्ट बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन तब जब बिहार से कोई जाता था, एक प्रवर्तक के रूप में उसका सम्मान निश्चित किया जाता था, एक शासक के रूप में किया जाता था, क्योंकि क्षमता की दृष्टि थी। अभी तो अफगानिस्तान के पार तक हम जोड़ पाए, दक्षिण में सागर तक जोड़ पाए, हिमालय के उत्तर तक जोड़ पाए, तो पूर्व में पूर्वोत्तर से भी अधिक बृहद क्षेत्र को हम अपने भारत की अखंड सीमा में सम्मिलित कर पाए थे। उसी दृष्टि को विकसित करना होगा। यदि बिहार को बदलते देखना चाहते हो तो पूर्वजों का स्मरण करना होगा, सोचना होगा, चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा कि ऐसी अवस्था क्यों हुई। तो देखने में स्पष्ट दिखता है कि संघर्ष में व्याप्त होते चलेगी। जिस भूमि में सहयोग की क्षमता थी, जो वैशाली में थी, मगध में थी, जोड़ने की क्षमता जिसको हमने तोड़ने में लगा दी। आज किसी भी व्यवस्था को देखते हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भेद कर रहा है। जब चीजें गतिमान होती हैं तो चलती जाती हैं। परंपरा जब बढ़ती है तो वेदांत से विश्वविद्यालय स्थापित हो जाता है। लेकिन परंपरा जब रुकती है तो जल की धारा, जैसे नदी की धारा बहती रहे, शुद्ध रहती है, लेकिन धारा को यदि आप रोक दें, नदी की धारा को यदि रोक दें, धारा शिथिल पड़ जाए तो क्या होता है? प्रदूषण होता है, जिसमें शुद्धता थी, शुद्धता रहती ही नहीं।
लेकिन यदि समाज की अवस्था का चिंतन करें, जो समाज आगे बढ़ रहा हो, सहयोग की भावना पर बढ़ रहा हो, उसमें हम संघर्ष उत्पन्न कर दें तो क्या होगा? जिस प्रकार रथ की गति आगे नहीं बढ़ती, उसी प्रकार समाज भी आगे नहीं बढ़ता। पता नहीं क्यों उन्मुख होता है तो दूसरा संघर्ष होता है। तो युवा समाज का लक्ष्य क्या है? हर युवा को बताना बिहार के हर क्षेत्र में, हर गांव में तुम क्या थे और थे तो क्यों थे। और हम कर सकते हैं, कह सकते हैं हम विश्वविद्यालय स्थापित करने वाले थे, हमारे यहाँ नालंदा थी, विक्रमशिला थी, हमारे यहाँ भगवान बुद्ध हुए, महावीर हुए, अच्छी बात है, प्रेरित हो सकता है। लेकिन करके उन चीजों को हमने नहीं किया जिसके कारण वैसा हुआ है, तो फिर सभी विद्यार्थियों को बाहर ही जाना होगा और नौकरी के लिए बिहार के बाहर ही जाना होगा। उद्यमिता की भावना जो चंपा में स्थापित थी, जो पूरे विश्व से व्यापार केंद्र के रूप में लोगों को आमंत्रित करती थी, उसको यदि हम जागरूक नहीं कर पाएंगे तो निश्चित वही दृश्य दिखेंगे जो लॉकडाउन के समय पूरे बिहार से जब मजदूर बिहार की ओर आ रहे थे, हर व्यक्ति को दलित कर रहे थे। परिवर्तन असंभव नहीं। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान एक अभियान है सभी सकारात्मक शक्तियों को जोड़ने का और मिलकर बिहार में योगदान करने का। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य था युवा को जागृत करने का, क्योंकि जग जाएंगे, जान जाएंगे हम क्या थे तो क्या होंगे, इसकी संभावनाएं असीम है। लेकिन सहयोग को जन्म देना होगा जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। यदि संघर्ष में हम लिप्त रहे तो उसी रथ की भांति, उसी रुकी हुई धारा की भांति हम बढ़ नहीं पाएंगे। सहयोग को विकसित करेंगे, शिक्षा, समता, उद्यमिता में अपनी ऊर्जा लगाएंगे। बिहार के क्षेत्र में यदि भागलपुर में रहकर हम नहीं जानते हैं कि एक समय ऐसा था कि हर तिब्बतवासी ने स्वर्ण दान किया था, जो अपने इतिहास को नहीं जाने भविष्य कैसे बनाए थे। और जब इतिहास हम जान गए, जब जान गए कि चंपा की दृष्टि क्या थी, उद्यमिता का कैसा केंद्र था जो वियतनाम वासी को प्रेरित कर सकता था, और उस प्रेरणा के साथ, उस दृष्टि के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्या पुनः चंपा को स्वरूप स्थापित नहीं कर सकते? शक्ति तो असीम है। और लेट्स इंस्पायर बिहार के यदि अभियान का कोई मुख्य संदेश है तो यही है कि हर बिहार वासी में, चाहे किसी गांव में हो, किसी नगर में हो, शक्ति असीम है। लेकिन शक्ति का प्रयोग यदि मिलकर सही दिशा में नहीं करेंगे, आपस में खंडित होकर संघर्ष करने में लड़ेंगे तो बिहार नहीं बदलेगा। बिहार बदलना है तो जोड़ना होगा। इस संदेश को हर युवा मन में प्रसारित करना होगा। विक्रमशिला दीप्त हो जाए, नालंदा फिर दीप जलाए। मगध पाटली पुत्र संग में वही ज्ञान वैभव ले आए। फिर से विश्व गुरु बन जाए, फिर से विश्व गुरु बन जाए, सपना हो साकार, सपना हो साकार, चले हम प्रेरित करें बिहार। सपना हो साकार, चले हम प्रेरित करें बिहार। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।